नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। हम लगातार आपको बता रहे इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि 3 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और तारीख हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो पहले चरण के चुनाव होंगे वो 28 अक्टूबर को होंगे, दूसरे चरण के चुनाव 3 नवंबर को होंगे और तीसरे चरण का चुनाव जो है वो 7 नवंबर को होगा। और जो डी डे है, जिसे हम कहते हैं डी डे, किस दिन ये चुनावी नतीजे आएंगे, जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, वो पता चलेगा 10 नवंबर को, क्योंकि 10 नवंबर को जो है वो काउंटिंग होगी, वोटों की काउंटिंग होगी, गिनती होगी और इस दिन पता चल पाएगा कि किस तरह से कौन बिहार की गद्दी पर सत्तासीन होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये भी आपको बता दें कि इस चुनाव में, बिहार चुनाव में, चूंकि हम जान रहे हैं कि अभी कोरोना का माहौल है, जो कोविड-19 का माहौल है, इसमें बहुत से लोग घबराए हुए हैं कि किस तरह से हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं अपने स्तर पर। वो हम आपको बता दें क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। कुल 7 लाख सैनिटाइजर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो चुनाव कर्मी हैं और जो लोग वहाँ पे वोट देने आएंगे उनके लिए 7 लाख सैनिटाइजर का चुनाव की व्यवस्था की गई है। 46 लाख मास्क, जी हाँ, 46 लाख मास्क का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार एक और चीज़ की गई है कि सामान्यतः पहले जो चुनाव होते थे वो 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही हुआ करते, लेकिन इस बार जो चुनाव की जो अवधि है उसे 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अब आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चुनाव में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग आवर्स होंगे। साथ ही साथ फेस शील्ड जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 6 लाख फेस शील्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण, कोविड को मद्देनजर रखते हुए, कि एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता ही वोट डाल पाएंगे। और क्या कुछ अहम बातें कहीं, आइए वो सुनते हैं। Because it realized that some way would have to be found to balance the democratic rights of the citizen, of the electorate, to choose their representatives, while also making a very sincere effort and systematic effort to protect the health and safety of the people. Special protocol has been devised for electors who are COVID positive, suspect, quarantine, so that such citizens are able to exercise their franchise without in any way jeopardizing the health of other voters. Polling time has been increased by 1 hour. Polling will now be held from 7 a.m. to 6 p.m. instead of 7 a.m. to 5 p.m. earlier. However, this will not be applicable to the left-wing affected areas. पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निजी निधि योजना के अंतर्गत अब तक 15 लाख से ज्यादा कर्ज आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 5.5 लाख से ज्यादा आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है और लगभग 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को गारंटी मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज डॉक्टर विक्रम साराभाई जन्म शताब्दी कार्यक्रम में विशेष तौर पर अपना संबोधन देंगे। इसरो प्रमुख के सिवन और इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन भी समारोह को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 2019-20 के दौरान मनाया गया। अगस्त 2019 में इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से साल भर विक्रम साराभाई शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 106 से ज्यादा जगहों पर देश भर में स्मारक, व्याख्यान, छात्र प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने कॉरपोरेट जगत को बड़ी राहत देते हुए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता कानून यानी आईबीसी के प्रावधानों को और 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है और इसमें कहा गया है कि आईबीसी की धारा 7, 9 और 10 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर लगी रोक को 25 सितंबर से और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईबीसी की धारा 10A के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए
आईबीसी की धारा 7, 9 और 10 पर और 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। ये कारोबार बचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही इससे कंपनियों को वित्तीय संकट से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। संसद ने बीते मॉनसून सत्र में इससे जुड़े 2 संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद यानी एमसीआई का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी को लाया गया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 60 की उपधारा 1 के अनुबंधों के अनुसरण में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को 25 सितंबर 2020 से निरस्त किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद के सुपरसेशन में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 3 का के तहत नियुक्त शासी मंडल भंग हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानून से किसानों की जिंदगी में बदलाव आएगा। संसद ने मॉनसून सत्र में कृषि सुधार से जुड़े 3 विधेयकों को पारित किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव लाए बिना किसानों का कल्याण संभव नहीं था। साथ ही कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कभी कानून का हिस्सा नहीं रही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि उनके पास सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ नहीं है। एपीएमसी की जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आज़ाद करने वाले हैं, और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके और साथ ही साथ वह निजी निवेश को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। फिरोजाबाद की तहसील जसराना में आज भारतीय किसान यूनियन ने कोऑपरेटिव बैंक में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि बिजली न आने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं। बिना पैसे के कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता। बिना पैसे के लेन देन के लेखपाल तहसील कर्मचारी काम पर नहीं जाते। किसान यूनियन के सभी लोगों ने मिलकर एसडीएम जसराना को ज्ञापन सौंपा और कहा कि 8 दिन में मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार होंगे, क्योंकि किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। 24 घंटे में 5 घंटे लाइट दी जाती है, फिर भी कर्मचारी हर समय पैसे की डिमांड करते रहते हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अगर 8 दिन के अंदर इन लोगों में सुधार नहीं हुआ तो सभी किसान सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आने वाले 8 दिन के अंदर में जितना फीट लगा मतलब तोड़ फोड़ करने के लिए हम राजी होंगे, क्योंकि आज किसान परेशान है। किसान फसल ही नष्ट होने जा रही है और सरकारी गलत नीति के कारण आज सरकार अपना लूटने चाह रही है और किसानों को बर्बाद करने का मतलब प्रण कर लिया है। तीसरा अध्यादेश ले आ रही किसान बर्बाद करने के लिए। तो हम पूछते हैं सरकार से, लोग कहते हैं कि किसान ऐसी बात करेंगे, किसान ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, किसान लूट रहे हैं सारे लोग। तो ये हमने आज पूरे जोड़ तोड़ के साथ किया है। एक्शन से लेकर एसडीएम से लेकर या लेखपाल हो, बिना रिश्वत के ये एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान के नाम पे इनका 20 बार फोन मिलाओ, 20 बार फोन नहीं उठेगा। और अगर लेखपाल से किसी को पेमाश करानी हो हमारे किसी किसान भाइयों को, तो जब तक वो पैसा नहीं देता तब तक वो पेमाश करने नहीं जाएगा। ये सारे लोग बिके हुए। अगर अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो हम सभी किसान भाई काफी तादाद में एकत्रित होकर के और अगली बार जो प्रदर्शन होगा काफी उग्र प्रदर्शन होगा। तो आपने एसडीएम साहब से शिकायत की थी कि पैसे लेके काम बना? मैंने एसडीएम साहब को अभी आपके सामने तत्काल बताया है। एसडीएम साहब की भी वो हैं, वो फोन नहीं रिसीव करते हैं। कोई सिंगल किसान का काम नहीं किया है। एसडीएम साहब ने बात करते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं हाँ करा देंगे करा देंगे। मामला पूरा इकट्ठा कर लेते हैं पर काम एक
एक भी नहीं हो रहा है किसानों का। इसलिए अगली बार अगर इन लोगों ने हमारी जो मांगे हैं और जिस पे अमल नहीं किया गया तो अगली बार जो आंदोलन है वो काफी उग्र आंदोलन होगा। आर और पार का आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक होगा। और बिजली विभाग में कौन कौन पैसा लेता है? बिजली विभाग में जेई से लेके और जो भी नीचे वाली लाइन मैन से लेकर के बिना रिश्वत के तो फ्यूज जुड़ता ही नहीं है। जब तक उसके पास रिश्वत नहीं पहुंचेगी तब तक एक तार सिंगल तार नहीं जुड़ रहा है। किसान भाई बेचारे परेशान है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और सरकार भी सो रही है और ये प्रशासन तो सो ही रहा है। इसलिए हम पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारी जायज मांगे हैं आप हमारी इन मांगों को ऊपर सरकार तक और शासन तक बड़े ही अच्छे तरीके से भेजने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद सार्क देशों के बीच सहयोग के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद, उसे बढ़ावा देने वालों और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ मिलकर कदम उठाने होंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते सार्क संगठन की पूरी क्षमता का फायदा नहीं मिल सकता। विदेश मंत्री ने इस मौके पर भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोसी को प्राथमिकता की नीति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में इस नीति के तहत भारत ने मालदीव को $150 मिलियन, भूटान को $200 मिलियन और श्रीलंका को $400 मिलियन का करेंसी स्वैप सपोर्ट दिया। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कोविड-19 से निपटने में दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। In the meeting there was a review of regional efforts to combat the COVID-19 pandemic, and in the country statements participants appreciated the leadership of PM in convening the video conference of SAARC leaders on the 15th of March this year to take collaborative measures towards combating the COVID-19 pandemic in the region. फिरोजाबाद में ठेका पंप चालक वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम की महापौर नूतन राठौर के खिलाफ कई पंप ऑपरेटर, बेलदार, इलेक्ट्रीशियन ने आज हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी। सभी लोग जलकल विभाग से भीख मांगते हुए गांधी पार्क, बस स्टैंड, स्वास्थ्य राय पर पुलिसकर्मियों से भीख मांगते हुए वापस नगर निगम पहुंचे। उन्होंने बताया कि जो भी पैसा भीख में जमा होगा वो सभी पैसा नूतन राठौर को सौंपा जाएगा। सरकार द्वारा कोरोना महामारी में हम सब लोग भुखमरी की कगार पे हैं। पूरे देश में सभी लोगों के पास पैसा हो या ना हो, हमें मात्र 7,500 रुपये मिलते जिससे हम अपना पालन पोषण कर रहे हैं। आज हम लोगों पे 1 रुपये घर पे नहीं है। हमारे घर पे चल के आप देखेंगे तो टीन में आटा नहीं मिलेगा। सब लोग भुखमरी की कगार पे हैं। आज हम भीख मांगो अभियान अपना चला रहे हैं जिससे मेयर नूतन राठौर की झोली में पैसा डाल देंगे। उनको कमीशन चाहिए तो हम भीख मांग के कमीशन देंगे, लेकिन हमारा वेतन दिया जाए, यही हमारी मांग है। और जब तक हमारी मांग जारी रहेगी तब तक हमें वेतन नहीं दिया जाता। उनका कहना था कि ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पिछले माह का वेतन नहीं मिला है और दूसरे माह की 25 तारीख हो गई है, यानी कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जबकि ट्यूबवेल ऑपरेटरों का घर का खर्चा भी इसी वेतन से चलता है। उधर मेयर नूतन राठौर की हठधर्मी के चलते ट्यूबवेल ऑपरेटर भुखमरी के कगार पर हैं। वहीं बेलदारों का भी वेतन रोक दिया गया है। जब बेलदारों को लीकेज टंकी ठीक कराने भेजा जाता है तो बेलदार अपने हाथों से सड़कें तोड़ते हैं, लेकिन उनका दर्द भी सुनने वाला कोई नहीं है। इसमें ऑपरेटर लगभग 500 से ऊपर ऑपरेटर हैं और मांग ये है हमारी कि हमें तनख्वाह हमें समय से दी जाए, जो कि महापौर की गलत नीतियों के कारण ये तनख्वाह रोक दी गई है। उनकी उच्च मानसिकता के कारण अगर उन्हें कोई आपत्ति है, उन्हें कहीं लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो वो वहाँ कार्रवाई करें। मैं बार बार पूछता हूँ, कहता हूँ कि ये बताइए जो ये काम कर रहे हैं, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर मेहनत से 12 घंटा की ड्यूटी करते हैं, ये कहाँ कर लेंगे भ्रष्टाचार। इसीलिए बेबुनियादी बातों में ना उलझाकर इन्हें समय से भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में ट्यूबवेल ऑपरेटर निगम की ईंट से ईंट बजा देगा। इसके लिए जिम्मेदार महापौर नूतन राठौर होंगे।
फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज सपा नेताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें रोकने का काफ़ी प्रयास किया तो वह धरने पर बैठ गए। नेताओं का आरोप है कि सरकार अपनी मनमानी तरीके से काम कर रही है। उसे न तो किसानों का कोई ख्याल है और न ही गरीब मजदूरों का। सरकार अपने तानाशाही रवैये से काम कर रही है। इसी बात को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, सरकार विरोधी नारे लगाए। और आंदोलन के माध्यम से सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार निकलनी है, ये सरकार बदलनी है। रामपुर में लालपुर कोसी नदी में बनने वाले अस्थायी पुल के काम में तेजी आ गई है। उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सेतु निगम से आई इंजीनियरों की टीम दिन रात काम में जुटी है। आपको बताते हैं कि लालपुर मुख्य पुल के घोषणा के बाद अस्थायी पुल को बनाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया कि अस्थायी पुल हर कीमत पर सितंबर माह के अंत तक बनना चाहिए। उप मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही सेतु निगम से इंजीनियरों की टीम दिन रात काम में जुटी है। टीम ने कोसी नदी में अपना काम तेज कर दिया है। कोसी नदी के दोनों ओर इंजीनियरों की टीम काम कर रही है। एक तरफ से लोहा और वेल्डिंग से संबंधित काम हो रहा है, जबकि दूसरी ओर मिट्टी से संबंधित काम किया जा रहा है। अस्थायी पुल चालू होने के बाद लोगों को भारी राहत मिलेगी। क्षेत्र के किसान अपनी फसलें और अनाज घर तक ला सकेंगे, जबकि टांडा से आने वाले लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अस्थायी पुल का काम शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। जब व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख करके कोई सरकार काम करती थी तो उसकी सज़ा जनता को कितने दिनों तक भुगतनी पड़ी है, लेकिन जब समाज के लिए काम किया जाता है, जनता के लिए काम किया जाता है, तो वह कष्ट कैसे जल्दी से जल्दी दूर हो, उसकी हमने आज शुरुआत की है। और हमारा प्रयास होगा कि एक तो अस्थायी पुल तत्काल 30 सितंबर तक का अधिकारियों ने सबने बताया कि उससे पहले ही चालू करेंगे और दिसंबर 2021 तक ये एकदम पक्का पुल बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे आपको खबर जुटाने में मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग ने 5 राज्यों को ओपन मार्केट बोरिवरिंग OMB के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। इन राज्यों की ओर से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यह अनुमति दी गई है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई 2020 में राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के 2% के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी थी। आयकर विभाग आज से फेसलेस इनकम टैक्स अपीलों को लागू कर रहा है। वित्त सचिव के मुताबिक कर अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत के बिना अपीली अधिकारी की मदद करने के लिए लंबित अपीलों और मामलों को एक तकनीकी इकाई के साथ हल किया जाएगा। इससे पहले आयकर विभाग ने 13 अगस्त से सभी करदाताओं के लिए पैन इंडिया फेसलेस मूल्यांकन सुविधाओं की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 1 अक्टूबर को 10-10 हजार करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ इनकी एक साथ खरीद बिक्री करेगा। नीलाम के परिणाम उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वो लिक्विडिटी और बाजार की परिस्थितियों पर नजर बनाए रखेगा और वित्तीय बाजारों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना जारी रखेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए 5 सूत्रीय वाले रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड को सामने रखा। रिजर्व बैंक ने अपने दस्तावेज शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-23 में कहा कि साइबर घटनाओं और हमलों की संख्या, आवृत्ति और प्रभाव हाल के दिनों में कई गुना बढ़ गया है और इसलिए जरूरी है कि साइबर हमलों से बचाव, उनकी पहचान, प्रतिक्रिया और उनसे उबरने के लिए यूसीबी की साइबर सुरक्षा को विस्तृत बनाया जाए।
फिरोजाबाद पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब चोरी की योजना बनाते हुए 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं शिकोहाबाद सीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत रात्रि को पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शिकोहाबाद प्रतापपुर रोड पर जैन भट्टे के पास कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 तमंचा 315 और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए तीनों को जेल भेज दिया है। कल रात जो है 24 की रात करीबन 8:30 बजे प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार अपने जो है पुलिस बल के साथ गश्ती पे थे, तो उनको सूचना मिली कि कुछ चोर जो हैं, वाहन चोर हैं, वो चोरी की फिराक में यहाँ पे घूम रहे हैं और उनके द्वारा पूर्व में कुछ चोरियाँ की गई हैं। तो मुखबिर की सूचना पर इनको कुछ संदिग्ध लोग आते दिखाई दिए। जब उन्होंने उनकी तलाशी ली तो उनके पास से एक कट्टा बरामद हुआ और वो भागने लगे। उनको जब पकड़ा गया तो पकड़कर थाने लाए। पूछताछ में उन्होंने जो है कुछ चोरियां स्वीकार की हैं और उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी हम लोगों ने बरामद की। और बरामद करने के बाद में और पूछताछ की इनके द्वारा की गई है तो इनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया है और आज इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अब इनका आपराधिक इतिहास है, इसकी आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। आपराधिक इतिहास खंगालने के बाद और इसके खिलाफ कार्रवाई की। सर, अभी तक इन्होंने कहाँ से गाड़ियाँ चोरी की कुछ बताया? अभी तक इन्होंने जो पूछताछ में इनके द्वारा यहीं जो शिकोहाबाद शहर है यहीं से इन्होंने कुछ जो 2 मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की थी जो बरामद की गई है और इनसे काफ़ी पूछताछ करने पर इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन इनको PCR पे लेकर और पूछताछ की जाएगी ताकि जो भी पुराने जो वाहन चोरी हुए हैं उसके संबंध में कुछ मुफीद जानकारी हमको मिल पाएगी। कृषि विधेयक के खिलाफ शुक्रवार को किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, अखिल भारतीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन द्वारा देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि ये विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और MSP की व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। इसके बावजूद किसानों के समर्थन में उतरे पार्टी और संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसी के चलते देश में बंद बुलाया गया। विरोध की वजह से पंजाब, हरियाणा और बिहार में सड़क मार्ग प्रभावित हो गया। कई जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। इसका असर आज शिकोहाबाद में भी देखने को मिला। हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू के आह्वान पर हम किसानों की आवाज़ तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर उठाने के लिए आदेश हमको प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उनके खिलाफ जो विधेयक लाया जा रहा है उस विधेयक को वापस लेने के लिए हम जमीनी स्तर पर उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस विधेयक को पास नहीं किया जाए और वापस किया जाए। किसानों के हित का ये विधेयक है, हम मांग करते हैं कि ये विधेयक को वापस किया जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत बंद का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। राहुल ने कहा कि एक त्रुटिपूर्ण GST ने MSMI को नष्ट करके रख दिया है। इसी के चलते आज फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान बिल को लेकर सड़कों पर नारेबाजी की। तहसील परिसर में सरकार विरोधी नारे लगाए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान विरोधी बिल बहुमत न होते हुए भी राज्यसभा में सरकार ने विपक्ष की नामौजूदगी में पास कराया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम हर स्तर पर संसद से लेकर सड़क तक किसानों के साथ हैं और ये काला कानून जो सरकार लाई है पूर्णतः किसान विरोधी है, इसके हम विरोध में, क्योंकि सरकार एक षड्यंत्र के तहत पहले व्यापारियों को ख़त्म किया GST के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, अब ये काला कानून लाकर किसानों की ज़मीन, किसानों की फसल बर्बाद करके बड़े उद्योगपतियों के लिए ये नियम लाए गए हैं।
नंबर 2, किसानों की MSP का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट घोषित करती थी वो बंद कर दिया इस नए विधेयक में। दूसरी चीज़, जो किसान अपनी फसल मंडियों में लाता था वो मंडियाँ ख़त्म की जा रही हैं। बड़े बड़े उद्योगपति अपनी मंडी खोलेंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, वो लोग किसानों की फसलों को खरीदेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 62 करोड़ किसान डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है ज़मीन से। ये 62 करोड़ जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार है। 62 करोड़ किसान के साथ इसमें रोजगार, मजदूर, मंडी में काम करने वाले मजदूर, इन सब के बेरोजगार होने की संभावना बढ़ गई है। दूसरी चीज़, सरकार पूर्णतः किसान विरोधी कार्य कर रही है। इस सरकार ने तीनों बिल लाई है, ये तीनों बिल की किसी ने आज तक मांग नहीं की इतिहास में। इनके किसानों के खुद भारतीय जनता पार्टी के खुद के किसान मोर्चे ने इस बिल का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री ने इस बिल के विरोध में इस्तीफा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी इस बिल का पूर्णतः हर स्तर पर विरोध करेगी। ये लंबी लड़ाई है। हम किसानों के लिए किसी भी स्तर पर जाने के तैयार हैं, चाहे वो संसद में हो या सड़क पे हो, चाहे हमको जेल जाना पड़े। इस विधेयक को, इस काले कानून को हम वापस कराकर दम लेंगे। सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। जी हाँ, ये कहावत एक पुलिसकर्मी पर सटीक बैठती है। दरअसल ये पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना सिकोआबाद क्षेत्र का है। सिकोआबाद के बुडरई रोड निवासी पूजा ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस में रमेश नाम का एक पुलिसकर्मी किराए पर रहता है। उसकी पत्नी मंजू देवी आए दिन मोहल्ले में झगड़ा करती रहती है। वहीं 24 सितंबर को भी झगड़ा हो गया। दरअसल पूजा गली में पाइप डालकर घर के लिए पानी भर रही थी। उसी दौरान सिपाही की पत्नी मंजू देवी ने पानी का पाइप गली से उठाकर फेंक दिया। दोनों परिवारों में मारपीट तक नौबत आ गई। ये जो मेरे बगल में रहती है, सुबह शाम गाली देती है। यूँ ही कोई हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी ये गाली देती है। और इसे पटक दिया। सुबह से ऐसे निकले हम घर में से, इसे पटक दिया। और हम जहाँ गए थे, थाना गए थे, तो माँ हमारी सुनी नहीं, हमें गाली देने लगे, हमारी भाभी को गाली देने लगे। और बोल रहे उसका जो हस्बैंड है पुलिस का रौब दिखाता है। हमारे उसके हस्बैंड ने कपड़े वपड़े फाड़ दिए और लली को मेरी को पटका पुटकी कर दी उसने। कोई वो नहीं है। तो उसकी औरत है। अपनी बात को लेकर किसी अधिकारी से मिले आप? घबरे ही गए थे हम। सुबह थाने गए थे। थाने कोई सुनी नहीं। गाली भैया से, हमारे भैया उनसे बोले इसे थाने में डालो। जब हमने कुछ कहा कि तुम एक पुलिस वाले पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, और गाली गलौज दे दी हमारी भाभी को। और हमें ले जा भागो यहाँ से, कोई ये ऐसी बना के आ गए हैं। वहीं पूजा अपने परिजनों के साथ जब शिकायत लेकर थाना सिकोआबाद पहुंची तो उसे वहां से भगा दिया गया। उसके बाद वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपना शिकायती पत्र दिया है। उसने कहा कि मंजू देवी का पति पुलिस में है, इसलिए पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं करती है। मेरा नाम विनय कुमार है। मेरे साथ घटना ये हुई है कि सुबह मैं जब पानी अपना भर रहा था, तो पानी भरने के वक्त सुबह 5:30 बजे करीब मेरे बगल में रमेश चंद पुलिस वाले हैं, उनकी वाइफ मंजू देवी जी, वो आए दिन जो है बाहर जो है इतनी गंदगी रखती हैं। जब मैं मना करता हूँ तो जो है बहुत बदतमीजी करती है। इतनी बदतमीजी करती है कि गाली गलौज पर उतर जाती हैं। गाली गलौज इतनी बेहद तक देती हैं, उसकी सीमा नहीं है। कल जो है इतना विवाद आगे बढ़ गया। तो सुबह जब मैं पानी भरा, मेरे पाइप में लात मार दी। जब मेरे मना करने पर मुझे हाथापाई पे उतर आई। मेरी बच्ची तक को नहीं बख्शा, मेरी वाइफ को नहीं बख्शा, मेरी माँ सिस्टर इतना पुलिस का रौब दिखा रही है कि मोहल्ले में कि अब कुछ कहने का नहीं है। अब मैं जो है आज सुबह जो है, आज जब अपने काम पे चला गया, मेरी वाइफ पढ़ाने चली गई। आज सुबह अपने हस्बैंड को बुला के जो आज इतनी गाली गलौज करवाई है कि अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो है मुआयना आप करवा लें कि कौन सही कौन गलत है। आज जो है मैं सुबह से निकला हूँ, भूखा प्यासा अपने बच्ची को लेकर। मेरी बच्ची दूध के लिए परेशान है। इतनी 1 साल की मासूम बच्ची है, उसकी अगर हालत देखी जाए तो मुझको मरने की कगार पे है। मैं जो है आज सुबह का कहीं इस थाने, कहीं उस थाने, इधर से उधर भागता फिरा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर जो है मैं दबराई गया SSP के पास, वहाँ मुझे कोई न्याय नहीं मिला। मैं मीडिया का सहारा लेना चाह रहा हूँ और मेरी मीडिया दरख्वास्त ये है कि मेरी ये जो है कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। इतनी कार्रवाई किया, ये यहाँ से जो है अपना जो है मकान खाली करके चले जाए, किराए पर रहते हैं। ये इतनी तानाशाही चल रही है
कि मेरा मकान होते हुए ये कहती है कि तू यहाँ से खाली कर, मैं अपने मकान में रहा हूँ, कहाँ जाऊँ। ये किराए पर रहती है, इनकी इतनी दादागिरी चल रही है, सिर्फ पुलिस का रौब दिखाती हैं। इनका हस्बैंड आए दिन शराब पी के आता है और ये तक कहती है कि रेप केस लगा, मुझसे कहती है कि तुझ पर रेप केस लगाऊंगी, तेरे साथ ये करवा दूंगी, तुझे चौराहे पकड़वा के मरवाऊंगी, तुझे थाने मन करे तो डंडे पड़वाऊंगी। मेरी आज जो है सिस्टर को नहीं बख्शा है इसने, यहाँ तक कह दिया कि मेरी सिस्टर को अब इतने अपशब्द बोले कि मैं कहने में मुझे शर्म लगती है। भारतीय किसान यूनियन के चक्का जाम को लेकर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गढ़ से पलकुआ तक पुलिस प्रशासन का पहरा रहा। हाईवे पर वाहनों की संख्या बहुत कम नजर आई। किसान सुबह 11 बजे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर अलग अलग 3 स्थानों पर धरना देकर बैठ गए। दिनेश खेड़ा के नेतृत्व में गड़साना चौपाला, चौधरी सतवीर सिंह के नेतृत्व में सिंवाली और धर्मवीर शास्त्री के नेतृत्व में ततारपुर के पास धरने पर बैठे। जैसे ही किसानों ने हाईवे पर धरना देना शुरू किया, उससे पहले ही गढ़ से पलकुआ के बीच वाहनों की संख्या कम हो गई। वहीं गढ़मुक्तेश्वर में भारतीय किसान यूनियन सहित विभिन्न संगठनों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन ने हाईवे पर रूट डाइवर्ट कर दिया। शुक्रवार सुबह लखनऊ के सतवीर गुट, दिनेश खेड़ा गुट और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने किसानों की मांगों को लेकर गढ़ हाईवे सिंबावली नहर के पास जाकर ट्रैक्टर ट्राली के साथ नेशनल हाईवे 9 पर जाम लगा दिया। एसडीएम विजयवर्धन तोमर, सीओ पवन कुमार, कोतवाल मुकेश ने मोर्चा संभाला। ब्रजघाट से पलवाड़ा मार्ग, हाईवे से बुलंदशहर मार्ग पर रूट को डाइवर्ट किया गया। रूट डाइवर्ट से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये जो धरना है लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जो 3 अध्यादेश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है उसके खिलाफ में है, वो जो है पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो है तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं और जो है पूरे राजस्थान पूरे देश के अंदर आज जो है चक्का जाम है। और हम चाहते हैं कि जो एमएसपी है, एमएसपी जो है लागू की जाए और उसके लागू करने से पहले जो रेट तय हो गए एमएसपी का, उसके लिए जो है लागत मूल्य जमा जो है मेहनत जमा जो है 50%। हमें कोई तीनों अध्यादेशों से कोई फेर ऐसा नहीं रहेगा। एमएसपी हमारी लागू होनी चाहिए और जो इस पर नहीं खरीदता है वो अपराध माना जाए, उसे जो है दंडित किया जाए। हमारी हर फसल की एमएसपी होनी चाहिए, ये हमारा मांग है और हम चाहते हैं कि ये तीनों अध्यादेश खत्म किए जाए।